केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 3 नए आपराधिक कानूनों के लिए ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई समन ऐप का शुभारंभ किया। ई साक्ष्य के तहत घटनास्थल की सभी वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी और गवाही ई साक्ष्य सर्वर पर सेव की जाएगी, जो तुरंत ही कोर्ट में भी उपलब्ध होगी। ई समन के तहत कोर्ट से पुलिस स्टेशन तक और जिसे समन भेजा जाना है उस व्यक्ति या संस्था तक इलेक्ट्रॉनिक तरीके से समन भेजा जा सकेगा। न्याय सेतु डैशबोर्ड पर पुलिस, मेडिकल, फॉरेंसिक, प्रोसिक्यूशन और प्रिजन एक साथ इंटरलिंक्ड होंगे, जिससे पुलिस को जांच से संबंधित सभी जानकारी एक ही जगह मिल जाएगी। वहीं न्याय श्रुति के माध्यम से न्यायालय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गवाहों की सुनवाई कर सकेगा। इससे समय और पैसे की बचत होगी और मामले का निपटारा भी जल्दी हो सकेगा। महिला सम्मान सेविंग्स सर्टिफिकेट स्कीम चर्चा में है क्योंकि केंद्र सरकार इसे एक्सटेंडेड नहीं करना चाहती। इस योजना को बजट 2023 में घोषित किया गया था। यह योजना 2 साल की अवधि यानी मार्च 2025 तक उपलब्ध रहेगी। इसे वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामले के विभाग द्वारा शुरू किया गया था। यह सभी आयु वर्ग की महिलाओं और लड़कियों के लिए समर्पित एक जोखिम मुक्त योजना है। इस योजना में महिलाओं या लड़कियों के नाम पर 2 वर्ष की अवधि के लिए अधिकतम 2 लाख रुपए तक जमा करने की सुविधा प्रदान की गई है। यह योजना न्यूनतम 1,000 रुपए और अधिकतम 2 लाख रुपए तक जमा करने का विकल्प देती है। इस योजना के तहत 7.5% का निश्चित ब्याज दर प्रदान किया जाता है। योजना की परिपक्वता अवधि, लॉक इन अवधि खाता खोलने की तिथि से 2 वर्ष है। वायुसेना ने 200 अस्त्र मार्क 1 मिसाइलों के उत्पादन को मंजूरी दी। रक्षा मंत्रालय के अनुसार अस्त्र मार्क 1 बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है, जिसकी रेंज 100 किलोमीटर से ज्यादा है। इसे अत्यधिक गतिशील सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट को निशाना बनाकर नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह तकनीकी और आर्थिक रूप से बाकी मिसाइलों से बेहतर है। इस मिसाइल को रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है और भारतीय वायुसेना जल्द ही अस्त्र मार्क 2 मिसाइल का ट्रायल भी करने वाली है। यह अस्त्र मार्क 1 का ही अपग्रेडेड वर्जन होगा। गाजा क्षेत्र में हेपेटाइटिस ए बीमारी तेजी से पैर पसार रही है। संयुक्त राष्ट्र एजेंसी UNRWA ने गाजा क्षेत्र में इसके आउटब्रेक की जानकारी दी। 2023 में संघर्ष की शुरुआत से पहले यहां हेपेटाइटिस ए के 85 मामले सामने आए थे। वहीं अब यहां आंकड़ा बढ़कर 40,000 को पार कर गया है। इससे संक्रमित लोगों में छोटे बच्चे भी शामिल हैं। हेपेटाइटिस ए वायरस के कारण फैलता है, जो आमतौर पर लीवर पर सूजन का कारण बनता है। यह बीमारी अनसेफ पानी या भोजन, खराब व्यक्तिगत स्वच्छता, अननेचुरल और अनसेफ सेक्स से निकटता से जुड़ी हुई है। हेपेटाइटिस बी और सी के विपरीत हेपेटाइटिस ए क्रॉनिक लीवर बीमारी का कारण नहीं बनता। नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली ने भारत के साथ संपर्क बढ़ाने के लिए देश के जलमार्ग और रेलवे को विकसित करने की बात कही है। उन्होंने भारतीय सीमा के पास हनुमान नगर से त्रिवेणी और देवघाट तक स्टीमर सेवाओं के संचालन के लिए योजना तैयार करने का निर्देश दिया है। हालांकि 1970 में नेपाल में स्टीमर सेवाओं की अनुमति देने वाला कानून अस्तित्व में आया था, लेकिन उसका उपयोग अभी तक नहीं किया गया है। जलमार्गों के अलावा प्रधानमंत्री ओली ने भारत के साथ नेपाल की रेल सेवाओं के विस्तार की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने मौजूदा जनकपुर और कुर्था रेलवे लाइन में 2 नई रेलवे लाइन जोड़ने का भी प्रस्ताव रखा है। भारत पहले बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने जा रहा है। इसका आयोजन 6 से 8 अगस्त के बीच नई दिल्ली में किया जाएगा। इसे बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस शिखर सम्मेलन के पहले संस्करण का उद्देश्य बिम्स्टेक के सदस्य देशों के बीच मजबूत व्यापार और निवेश संबंधों को बढ़ावा देना है। यह सम्मेलन इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि बिम्स्टेक दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों को जोड़ता है। इसमें भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड के नाम आते हैं। भारतीय सेना के मद्रास इंजीनियर ग्रुप ने मुंडकई गांव तक पहुंचने के लिए 190 फुट लंबा बेली ब्रिज बनाया। यह क्षेत्र केरल के वायनाड जिले में भूस्खलन के कारण प्रभावित हुआ था। यह ब्रिज भारी मशीनरी और एम्बुलेंस की आवाजाही को सुविधाजनक बनाने में महत्वपूर्ण होगा और इसकी भार वहन क्षमता लगभग 24 टन है। बेली ब्रिज एक प्रकार का मॉड्यूलर ब्रिज है जिसमें पहले से तैयार किए गए कंपोनेंट्स होते हैं, जिसे न्यूनतम निर्माण कार्य के साथ शीघ्र असेंबल करने के लिए डिजाइन किया जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान निर्मित बेली ब्रिज को अंग्रेज सिविल इंजीनियर डोनाल्ड कोलमैन बेली ने विकसित किया था। भारतीय सशस्त्र बलों को बेली ब्रिज ब्रिटिश विरासत से मिले थे और भारत ने ऐसे ब्रिज का इस्तेमाल 1971 में बांग्लादेश की स्वतंत्रता के लिए पाकिस्तान के साथ युद्ध में किया था।
भारत में पहले बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति 2024 का आयोजन शुरू हुआ। यह अमेरिका के नेतृत्व वाले रेड फ्लैग अभ्यास से प्रेरित है। इस अभ्यास में लगभग 30 देश हिस्सा लेंगे और 30 में से 10 देश अपने फाइटर जेट्स के साथ अभ्यास में शामिल होंगे। इस अभ्यास का मकसद भारत की रक्षा क्षमता का प्रदर्शन करना और भाग लेने वाली सेनाओं के बीच इंटरऑपरेबिलिटी क्षमता को बढ़ावा देने के लिए एक मंच प्रदान करना है। तरंग शक्ति अभ्यास 2 चरणों में आयोजित किया जाएगा। इसका पहला चरण आज से दक्षिणी भारत में और दूसरा अगस्त के अंत से सितंबर के मध्य तक भारत के पश्चिमी क्षेत्र में आयोजित होगा। भारत की ओर से राफेल, सुखोई 30, MKI, मिराज 2000 और MiG-29 इस अभ्यास में शामिल होंगे। भारी बारिश और बाढ़ ने हाल ही में भारत के कई हिस्सों को प्रभावित किया। वर्तमान में बढ़ती इन घटनाओं का कारण वायुमंडलीय नदियों को माना जा रहा है। वायुमंडलीय नदियां वायुमंडल में जलवाष्प की लंबी संकरी पट्टियां हैं जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में नमी को एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में ले जाती हैं। आसमान में बहने वाली ये नदियां हजारों किलोमीटर लंबी और सैकड़ों किलोमीटर चौड़ी हो सकती हैं, जो बड़ी मात्रा में जलवाष्प को अपने साथ ले जाती हैं और वे जब इस जलवाष्प को भारी बारिश या हिमपात के रूप में छोड़ती हैं तो इससे अक्सर बाढ़ और मौसम से जुड़ी व्यापक घटना देखने को मिलती है। आंकड़ों के अनुसार पिछले 35 सालों में देश में आई सभी प्रमुख बाढ़ों में से 70% बाढ़ का कारण वायुमंडलीय नदियां थी। फिजी के राष्ट्रपति रातू विलियम मैवालिली ने भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर से सम्मानित किया। यह फिजी का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। उन्हें यह सम्मान फिजी की 2 दिवसीय यात्रा के दौरान दिया गया। दरअसल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 देशों की यात्रा पर हैं, जिसका उद्देश्य भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी को आगे बढ़ाना है। अगर फिजी की बात करें तो फिजी दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है। फिजी ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में, न्यूजीलैंड के उत्तर में स्थित है और पूरी तरह से प्रशांत महासागर से घिरा है। यह 320 से अधिक द्वीपों और 500 टापुओं का एक द्वीप समूह है, जिसकी सीमा किसी भी देश के साथ नहीं लगती। भारत में हर साल 7 अगस्त को राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस मनाया जाता है। यह सामाजिक आर्थिक विकास में हैंडलूम उद्योग के योगदान को मान्यता देने और जागरूकता बढ़ाने का काम करता है। इस साल भारत राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस का 10वां संस्करण मनाने जा रहा है। इस मौके पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हैंडलूम बुनकरों को संत कबीर पुरस्कार और राष्ट्रीय हैंडलूम पुरस्कार प्रदान करेंगे। इस दिन को 1905 में शुरू हुए स्वदेशी आंदोलन की याद में मनाया जाता है, जिसने स्वदेशी उद्योगों और स्वदेशी भावना को बढ़ावा दिया। 2015 में सरकार ने 7 अगस्त को राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस के रूप में नामित करने का निर्णय लिया था। पहला हैंडलूम दिवस 7 अगस्त 2015 को चेन्नई में मनाया गया था। इससे पूरे देश में मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के तत्वावधान में मनाया जाता है। शोधकर्ताओं ने भारत की पहली स्वदेशी मिथेनोट्रॉफ मिथाइलोक्यूकिमस ओरिजाई को पृथक कर और उसका वर्णन किया है। मिथाइलोक्यूकिमस ओरिजाई एक बैक्टीरिया है जो आर्द्र भूमियों और चावल के खेतों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसका विशिष्ट अंडाकार और लंबा आकार कुकुम्बर यानी खीरे के समान है। इसीलिए इस नवीन प्रजाति को मिथेन ईटिंग कुकुम्बर भी नाम दिया गया है। मिथेनोट्रॉफ नेचुरल मिथेन मिटिगेटिंग एजेंट होते हैं जो मिथेन का ऑक्सीकरण कर उसे अपना बायोमास बनाते हैं। ये ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और CO2 तथा H2O का उत्पादन करते हैं और ये उन सभी वातावरणों में मौजूद होते हैं जहां मिथेन और ऑक्सीजन दोनों उपलब्ध हैं। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन यानी DNRLM ने मिलियन डिजाइनर्स बिलियन ड्रीम्स पहल की घोषणा की है। इसे DNRLM के सहयोग से लीप द्वारा संचालित किया जाएगा, जिसे सिस्टम डिजाइन की जानकारी के माध्यम से व्यक्तियों की क्षमता बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। इसका उद्देश्य सामाजिक चुनौतियों से निपटने के तरीके में क्रांतिकारी बदलाव लाना है तथा रूरल लीडर्स की एक नई पीढ़ी को सशक्त बनाना है, जिससे वे कम्युनिटी और पूरे भारत में सतत विकास को आगे बढ़ा सकें। पिछले कुछ दिनों से वैश्विक स्तर पर और भारतीय शेयर बाजार में अचानक से बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। वैश्विक स्तर पर आई इस गिरावट का संबंध जापानी मुद्रा येन से बताया जा रहा है और यह येन कैरी ट्रेड के नाम से खबरों में ट्रेंड कर रहा है। हालांकि इस गिरावट के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम येन कैरी ट्रेड को समझ लेते हैं। कैरी ट्रेड एक तरह का निवेश है जिसमें लोग कम ब्याज दर वाले देश से लोन लेते हैं और उस पैसे को ज्यादा ब्याज देने वाले देश में निवेश करते हैं। कैरी ट्रेड अक्सर अलग अलग देशों की मुद्राओं के साथ किया जाता है। जापान में बहुत सालों तक ब्याज दरें बहुत कम रहीं और येन की कीमत भी कम थी, इसलिए बहुत सारे निवेशकों ने जापान से पैसे उधार लिए और दूसरे देशों में निवेश किए। लेकिन जापान ने ब्याज दरों में वृद्धि करके इस तरह के वैश्विक समीकरणों को बदल दिया। इसका प्रभाव सभी जगह पर देखने को मिला। बदलते वैश्विक समीकरण के बीच हमास ने अपना प्रमुख चुना। गाजा नेता याह्या सिनवार को हमास ने अपने प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है।
यह घोषणा 31 जुलाई को तेहरान में इस्माइल हानिये की हत्या के बाद की गई है। याह्या सिनवार को 2017 में गाजा में हमास के नेता के रूप में चुना गया था। उन्होंने इससे पहले अल मजद सुरक्षा तंत्र का नेतृत्व किया था। सिनवार को ही 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हुए हमले के पीछे का मास्टरमाइंड माना जाता है, जो इजराइल के इतिहास का सबसे घातक हमला है। वह अमेरिका की अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादियों की ब्लैकलिस्ट में भी शामिल है। पेरिस ओलंपिक से एक बेहद निराशाजनक खबर सामने आई। पेरिस ओलंपिक 2024 में सभी बाधाओं को पार करते हुए विनेश फोगाट ने कुश्ती के फाइनल में प्रवेश किया था, जिससे करोड़ों भारतीयों में गोल्ड मेडल की उम्मीद जग गई थी। लेकिन अब विनेश फोगाट को महिलाओं की 50 केजी कुश्ती फाइनल से अयोग्य घोषित कर दिया गया। दरअसल फाइनल से पहले उनका वजन तय मानक से कुछ अधिक पाया गया, जो ओलंपिक नियमों के विरुद्ध है। इसी के चलते उन्हें अयोग्य घोषित किया गया है। अब अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती नियमों के अनुच्छेद 11 के अनुसार विनेश फोगाट की जगह सेमीफाइनल में उनसे हारने वाली पहलवान को फाइनल में प्रवेश दिया जाएगा। थिंक टैंक सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के एक नए अध्ययन के अनुसार भारत के प्रमुख शहरों में जमीनी स्तर पर ओजोन प्रदूषण बढ़ रहा है। अध्ययन किए गए सभी 10 शहरों में मानक से अधिक प्रदूषण देखा गया। इसमें विशेष रूप से दिल्ली सबसे अधिक प्रभावित रही। ग्राउंड लेवल ओजोन एक रंगहीन गैस है जो पृथ्वी की सतह के ठीक ऊपर बनती है। इसे द्वितीयक प्रदूषक कहते हैं क्योंकि यह तब उत्पन्न होता है जब दो प्राथमिक प्रदूषक सूर्य के प्रकाश और स्थिर हवा में प्रतिक्रिया करते हैं। ये दो प्राथमिक प्रदूषक नाइट्रोजन ऑक्साइड और वाष्पशील कार्बनिक यौगिक हैं। इसके मानव स्वास्थ्य पर गंभीर परिणाम होते हैं, जैसे श्वसन संबंधी समस्याओं, अस्थमा और फेफड़ों से पीड़ित बच्चों और वृद्धों में गंभीर खतरा पैदा करना। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन 15 अगस्त को EOS 8 यानी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 8 का प्रक्षेपण कर सकता है। इसे लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान D3 से प्रक्षेपित किया जाएगा। इसके प्राथमिक मकसदों में सूक्ष्म उपग्रह का डिजाइन तैयार करना और पेलोड उपकरण बनाना तथा भविष्य के उपग्रहों के लिए आवश्यक नई टेक्नोलॉजी को शामिल करना है। यह अपने साथ 3 पेलोड लेकर जाएगा। पहला पेलोड इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड IOIR है। दूसरा ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम रिफ्लेक्टर GNSSR है और तीसरे पेलोड को SICUV डोसीमीटर नाम दिया गया है। IOIR पेलोड लंबी और मीडियम इंफ्रारेड वेवलेंथ में दिन और रात के समय तस्वीरें खींच सकता है। GNSSR पेलोड समुद्र की सतह की हवा का विश्लेषण करने, मिट्टी की नमी का आकलन करने और बाढ़ का पता लगाने का काम करेगा। वहीं SICUV डोसीमीटर गगनयान मिशन में अल्ट्रावायलेट विकिरण की निगरानी करेगा। पेरिस ओलंपिक के हालिया घटनाक्रम के बाद भारतीय पहलवान विनेश फोगाट ने कुश्ती से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। हालांकि विनेश फोगाट ने अयोग्य घोषित किए जाने के विरुद्ध कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट CAS में अपील की है। उन्होंने अपील में संयुक्त सिल्वर मेडल की डिमांड की है। अब यदि हम CAS की बात करें तो इसकी स्थापना खिलाड़ियों के समक्ष आने वाली कानूनी समस्याओं से निपटने के लिए की गई थी। CAS से संबंधित नियमों की पुष्टि 1983 में की गई, जिन्हें 1984 में लागू किया गया। यह एक स्वतंत्र मध्यस्थता न्यायालय है जो अंतर्राष्ट्रीय खेल मुद्दों पर निर्णय देता है। उदाहरण के लिए डोपिंग प्रतिबंधों की वैधता, प्रतियोगिता नियमों के अनुपालन या कैंसलेशन और अनुबंध संबंधी मुद्दे इत्यादि। इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट ICAS CAS का सर्वोच्च अंग है। भारतीय गुणवत्ता परिषद ने QCI सुराज्य मान्यता और रैंकिंग फ्रेमवर्क प्रस्तुत किया। इसका उद्देश्य क्वालिटी एंड इनोवेशन में उत्कृष्टता प्राप्त करने वाले राज्यों और संगठनों को मान्यता देना और पुरस्कृत करना है। इस फ्रेमवर्क को 4 स्तंभों में वर्गीकृत किया गया है: शिक्षा, स्वास्थ्य, समृद्धि और सुशासन। फिलहाल अगस्त की रैंकिंग शिक्षा, स्वास्थ्य और समृद्धि पर केंद्रित है, जबकि सुशासन को भविष्य के संस्करणों में शामिल किया जाएगा। शिक्षा रैंकिंग में उत्तर प्रदेश शीर्ष स्थान पर है। स्वास्थ्य श्रेणी में छत्तीसगढ़, कर्नाटक, केरल आदि आयुष्मान आरोग्य योजना में पूर्ण प्रमाणन के साथ सबसे आगे हैं, जबकि तमिलनाडु और महाराष्ट्र ने मेडिकल एंट्री लेवल टेस्टिंग लैब्स रैंकिंग में सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है। समृद्धि श्रेणी में गुजरात, कर्नाटक और राजस्थान शीर्ष पर हैं। भारत वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली 2024 की मेजबानी करने जा रहा है। इसका आयोजन 15 से 24 अक्टूबर के बीच किया जाएगा। इसे वर्ष 2000 से हर 4 वर्ष के अंतराल में आयोजित किया जाता है। यह सभा वैश्विक दूरसंचार मानकों को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसमें 193 सदस्य देशों, ग्लोबल स्टैंडर्डाइजेशन बॉडीज और दूरसंचार उद्योग से जुड़े प्रतिनिधियों के शामिल होने की उम्मीद है। और इस आयोजन से पहले 14 अक्टूबर को ग्लोबल स्टैंडर्ड सिंपोजियम का आयोजन भी किया जाएगा।
परिसीमन आयोग के आदेश या निर्णय की अब न्यायिक समीक्षा की जा सकेगी। दरअसल किशोर चंद्र छगनलाल राठौड़ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि परिसीमन आयोग के किसी भी आदेश के स्पष्ट रूप से मनमाने होने और संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप नहीं होने पर उन आदेशों की समीक्षा की जा सकेगी। चलिए परिसीमन और इसके आयोग के बारे में जान लेते हैं। परिसीमन जनगणना के आधार पर लोकसभा और राज्य विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं को फिर से परिभाषित करने की प्रक्रिया है, जो यह सुनिश्चित करती है कि प्रत्येक सीट पर मतदाताओं की संख्या लगभग समान हो। संविधान के अनुच्छेद 82 और 170 इस तरह की व्यवस्था की बात करते हैं तथा परिसीमन की इस प्रक्रिया को परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। इसे संसद के एक अधिनियम के तहत स्थापित किया जाता है। भारत में परिसीमन आयोगों का गठन 4 बार किया गया है, 1952, 1963, 1973 और 2002 में। नागालैंड ने आपदा जोखिम प्रबंधन बीमा समाधान लागू किया है। ऐसा करने वाला वह देश का पहला राज्य बन गया है। राज्य सरकार ने SBI जनरल इंश्योरेंस के साथ डिजास्टर रिस्क ट्रांसफर पैरामीट्रिक इंश्योरेंस सॉल्यूशंस के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते को तत्काल प्रभाव से 3 साल की अवधि के लिए लागू किया गया है। यह समझौता राज्य के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की सुरक्षा करने और आपदा के कारण होने वाले आर्थिक नुकसान को कम करने में मदद करेगा। महाराष्ट्र सरकार ने वैनगंगा नलगंगा नदी जोड़ो परियोजना को मंजूरी दी। 2018 में इस नदी जोड़ो परियोजना का प्रस्ताव रखा गया था। इस परियोजना में गोदावरी की सहायक नदी वैनगंगा के पानी को बुल्ढाना जिले में वैनगंगा परियोजना तक पहुंचाने और इसे तापी नदी की उप सहायक नदी नलगंगा से जोड़ने की योजना है। इस नदी जोड़ो परियोजना से इस क्षेत्र के 6 जिलों के 15 शहरों में लगभग 3.75 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जा सकेगी। इसके लिए 426.52 किलोमीटर लंबी लिंक नहरों का निर्माण किया जाएगा। 8 अगस्त की शाम और 9 अगस्त की सुबह खेलों के दृष्टि से भारत के लिए खास रहा, क्योंकि इस दिन भारत ने ओलंपिक में 2 मेडल्स सिल्वर और ब्रॉन्ज अपने नाम किए, जिसमें ब्रॉन्ज मेडल भारतीय हॉकी टीम ने और सिल्वर मेडल नीरज चोपड़ा ने अपने नाम किया। भारतीय हॉकी टीम ने लगातार दूसरे ओलंपिक में ये मेडल जीता है। इस बार उन्होंने स्पेन को 2-1 से हराकर मेडल जीता। इससे पहले टोक्यो ओलंपिक 2020 में भी जर्मनी को हराकर यह मेडल उन्होंने जीता था। अब यदि नीरज चोपड़ा की बात करें तो उन्होंने अपने दूसरे प्रयास में 89.45 मीटर के साथ अपने करियर का दूसरा सर्वश्रेष्ठ थ्रो किया और सिल्वर मेडल जीता। इसी के साथ वे सुशील और सिंधु के अलावा 2 अलग अलग ओलंपिक खेलों में मेडल जीतने वाले तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं तथा भारत के 5वें ऐसे एथलीट बन गए हैं जिन्होंने ओलंपिक में 2 मेडल हासिल किए हों। वहीं पाकिस्तान के अरशद नदीम ने जेवलिन थ्रो में ओलंपिक रिकॉर्ड के साथ गोल्ड मेडल जीता। उन्होंने बीजिंग 2008 में नॉर्वे के एंड्रियास थोरकिल्डसन द्वारा बनाए गए 90.57 मीटर के पिछले रिकॉर्ड को तोड़ा। अरशद नदीम ने 92.97 मीटर थ्रो करके इस रिकॉर्ड को तोड़ा है। भारत में 8वें अंतर्राष्ट्रीय फुटवेयर मेले का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर पीयूष गोयल ने फुटवेयर उद्योग से 2030 तक 50 अरब अमेरिकी डॉलर के निर्यात का लक्ष्य रखने को कहा। दरअसल भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा फुटवेयर निर्माता है और दुनिया का सबसे बड़ा निर्माता बनने की ओर अग्रसर है। इसके अलावा फुटवेयर सेक्टर GDP में लगभग 2% का योगदान देता है। वहीं यह क्षेत्र लगभग 40% महिलाओं को रोजगार देता है और इससे जुड़े लगभग 90 से 95% निर्माता MSME उद्योग से आते हैं। पेरिस ओलंपिक में विनेश फोगाट के सिल्वर मेडल को लेकर आज फैसला आना है। हालांकि एक अच्छी खबर यह है कि भारत के पूर्व सॉलिसिटर जनरल और किंग्स काउंसिल हरीश साल्वे कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट में विनेश फोगाट का केस लड़ेंगे। इससे पहले हरीश साल्वे इंटरनेशनल कोर्ट में भी भारत की ओर से कुलभूषण जाधव का केस लड़ चुके हैं।